हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक जैसे आपने देखा है क्या है एडिमा। ठीक है, व्हाट इज एडिमा? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल कि एडिमा क्या होता है। एडिमा इज abnormal accumulation of excess fluid in interstitial यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन रिजल्टिंग इन स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज। इडीमा क्या होता है कि जो हमारा, यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन लिखी है, लोकलाइज्ड एंड जनरल कंडीशन इन विच बॉडी कंटेन्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टिश्यू। जब बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड होता है वो इकट्ठा हो जाता है तब हम उसे एडिमा कहते हैं। ठीक है, तो वी विल अंडरस्टैंड कि फ्लूइड कैसे बढ़ता है। ठीक है, व्हाट इज इंटरस्टिशियल? जो बॉडी वाटर होता है उसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है इंट्रासेल्युलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर। इंट्रासेल्युलर जो है वो बॉडी का, अगर हम वाटर फ्लूइड को 3 पार्ट में बांटे तो 2 पार्ट जो है वो इंट्रासेल्युलर है और 1 पार्ट एक्स्ट्रा सेल्युलर है। ठीक है, अब वी विल अंडरस्टैंड कि जो एक्स्ट्रा सेल्युलर है उसमें क्या होता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर हम मानते हैं कि 100% है, तो उसमें 25% प्लाज्मा होता है एंड 75% इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। जब हमारी बॉडी वाटर में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है यानी 75% से भी ज्यादा हो जाती है तो इडीमा होता है। ये आपको समझ में आया कि इडीमा क्या होता है? तो आपको ये याद रखना है कि जब हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, जब उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी में, तो इडीमा होता है। ओके, अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इडीमा? ठीक है, अब इडीमा के क्या क्या कॉजेज हैं। कॉजेज क्या होते हैं कि इडीमा किस वजह से होता है, यानी फ्लूइड किस वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो इसको याद करने की जो टेक्निक है वो है चॉप। सबसे पहले सी से आता है कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीजेस। कैपिलरी परमिएबिलिटी क्या होती है कि जो हमारी सेल वॉल होती है, कैपिलरी की मेम्ब्रेन होती है, उसमें कुछ ऐसे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से सर्टेन चीजें अंदर और बाहर जाती है। तो जब इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो बहुत ज्यादा वाटर जो है अंदर की तरफ मूव करने लग जाता है, तो वो क्या होता है, उसकी वजह से इडिमा हो सकता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ प्रेशर जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी प्रेशर बढ़ने की वजह से फ्लूइड का जो मोमेंट है वो एक जगह पे ज्यादा होने लग जाता है। सेम गोज फॉर ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर जो है एक अंदर से लगने वाला प्रेशर है, तो जब अंदर से कोई प्रेशर लग रहा है तो वो फ्लूइड क्या है, ज्यादा अमाउंट में बाहर आता है। पुअर लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है कि हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होता है, राइट? तो हमारी बॉडी में जब लिम्फ जो होता है, लिम्फ फ्लूइड जो होता है उसको ड्रेन करने के लिए लिम्फ नोड्स होते हैं। अब जब लिम्फ नोड्स में वो लिम्फ जो है प्रॉपर्ली नहीं जा पाता है तो उसका जो ड्रेनेज है वो पुअर माना जाता है, क्योंकि लिम्फ जो है, वो जो फ्लूइड है वो अपनी जगह पे नहीं जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुअर लिम्फेटिक ड्रेनेज। सो ये हमारे 4 जो है रीजंस है, कॉजेज है इडिमा के। अब वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इडिमा। इडिमा के कितने टाइप होते हैं, तो हम दो जो बेसिस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू पिटिंग, दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है अकॉर्डिंग टू पिटिंग। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें एक आता है लोकलाइज्ड इडिमा, एक आता है जनरलाइज्ड इडिमा, और जो पिटिंग होता है उसमें दो आते हैं, पिटिंग इडिमा एंड नॉन पिटिंग इडिमा। अब जो लोकलाइज्ड इडिमा होता है वो किसी एक बॉडी पार्ट पे होता है, जैसे कि फ्रैक्चर होने पे, जैसे अगर रेडियस पे फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ वहीं पे इडिमा देखने को मिलेगा। डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि जब एक ब्लड क्लॉट बन जाता है, ये ज्यादातर लेग में देखने को मिलता है। लेग में जब एक ब्लड ब्लड क्लॉट बन जाता है, वहां पे अटक जाता है, तो वहां पे आसपास में इडिमा देखने को मिलता है। फिर आता है स्प्रेन्ड एंकल। जब हमारे पैर में स्प्रेन क्या होता है, सबसे पहले ये हम देखेंगे कि स्प्रेन क्या होता है। एक होता है स्ट्रेन, जब टेंडन में इंजरी आ रही है तो स्ट्रेन, एंड स्प्रेन जब लिगामेंट में इंजरी आती है। तो जब एंकल के किसी लिगामेंट में इंजरी आती है तो हम उसे बोलते हैं स्प्रेन्ड एंकल। तो स्प्रेन्ड एंकल जब होता है तो एंकल में इडिमा देखने को मिलता है। फिर आता है जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड में तो 1 बॉडी पार्ट था, जनरलाइज्ड में पूरी बॉडी पे क्या होता है, हमारे इडिमा देखने को मिलता है। जैसे कि किडनी डिजीज, किसी की अगर रेनल फेलियर हो रही है, किडनी फेल हो गई है, या किसी किडनी में कोई और प्रॉब्लम है, तो पूरी बॉडी में इडिमा देखने को मिलता है। फिर आता है लिवर डिजीज, किसी को अगर लिवर की कोई प्रॉब्लम हो रही है तब भी जनरलाइज्ड इडिमा देखने को मिलता है। और सीवियर माल न्यूट्रिशन, अगर कोई ऐसा इंसान है जो माल न्यूट्रिशन है तो उसमें भी इडिमा देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं पिटिंग पे। पिटिंग क्या होता है, उसके दो है, पिटिंग इडिमा, नॉन पिटिंग इडिमा। तो वी विल अंडरस्टैंड कि ये क्या होता है।
जो ये पिटिंग इडियमा होता है वहाँ पे इंडेंटेशन छोड़ता है, मतलब अगर कोई एक एरिया है वहाँ पे मैं थंब से प्रेशर डालती हूँ तो वहाँ पे पिट बनता है, यानी एक खड्डा बनता है। फिर हम बात करते हैं नॉन पिटिंग इडियमा की। वहाँ पे अगर मैं थंब से प्रेशर डालती हूँ तो कोई खड्डा नहीं बनेगा। अब जो पिटिंग इडियमा होता है वो कार्डियक फेलियर के पेशेंट में, रेनल फेलियर के पेशेंट में, विनस इनसफिशिएंसी के पेशेंट में और प्रेग्नेंट औरत में देखने को मिलेगा। जो रेनल फेलियर होता है वो मतलब किडनी फेल हो गई है, और जो नॉन पिटिंग है वो लिम्फ एडिमा के पेशेंट में, मिक्स एडिमा के पेशेंट में, क्रोनिक फिब्रोसिस के पेशेंट में और क्वाशिकॉर जो कि एक प्रोटीन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे ग्रेडिंग ऑफ पिटिंग एडिमा। ग्रेड क्या होता है कि वो कितना सीवियर है, कितना मॉडरेट है, उसकी डेप्थ से पता चलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कितने ग्रेड होते हैं? 4 ग्रेड होते हैं, 1 2 3 4। जो फर्स्ट ग्रेड होता है वो माइल्ड होता है और उसमें 2 mm का डेप्थ बनता है 5 सेकेंड्स के लिए। 2 mm का डेप्थ बनता है 5 सेकेंड्स के लिए। सेकेंड ग्रेड का जो होता है उसमें क्या होता है, 3 to 4 mm का बनता है 20 to 30 सेकेंड्स के लिए, और ये मॉडरेट होता है। थर्ड ग्रेड में क्या होता है, 5 to 6 मिलीमीटर का बनता है 1 to 2 मिनट्स के लिए, ये मॉडरेटली सीवियर होता है। और सबसे खतरनाक जो इडिमा होता है वो फोर्थ ग्रेड वाला होता है, जिसमें सीवियर टाइप का इडिमा बनता है 8 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर का डेप्थ होता है 5 मिनट्स के लिए। फिर हम आगे पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉसेज। क्लिनिकल फीचर्स यानी जब इडिमा होता है तब उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एंड कॉसेज यानी इडिमा क्यों क्यों होता है। स्वेलिंग हो गई, जो एडिमा हो जो है वहाँ की जो स्किन होगी बहुत शाइनी हो जाएगी, एक भारीपन सा महसूस होगा, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगी, पेन, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में प्रॉब्लम होगी, फंक्शनल लिमिटेशन हो जाएगा, मतलब डेली लाइफ के जो काम है फंक्शन उसे करने हैं वो नहीं कर पाएगा, जैसे स्टेयर क्लाइंबिंग हो गई या सिटिंग पोस्चर हो गया, वो सब नहीं कर पाएगा। स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, लिम्ब सर्कमफेरेंस डिफरेंस हो जाएगी, मतलब एक का जो लिम्ब सर्कमफेरेंस है वो बढ़ जाएगा, यानी एक लिम्ब की जो अगर हम नापते हैं इंची टेप से तो वो बढ़ जाएगा, एक का कम हो जाएगा। जॉइंट स्टिफनेस एंड वेट गेन। कॉसेज में आता है प्रेगनेंसी, लंग डिजीज, थायराइड, लिवर, माल न्यूट्रिशन, मेडिसिन जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाइपरटेंशन की मेडिसिन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या एक ही पोस्चर में बैठने से भी इडिमा होता है, वेरिकोज वेन्स या किसी कभी कभी बर्न्स की वजह से भी होता है। अब हम देखेंगे कि इडिमा का असेसमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम सोप को फॉलो करते हैं, SOAP। एस मतलब सब्जेक्टिव, ओ ऑब्जेक्टिव, ए असेसमेंट, पी प्लानिंग। सबसे पहले सब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले आता है हिस्ट्री, जो कि पेशेंट बताता है कि उसे ऑनसेट मतलब कब हुआ, कितने टाइम से हो रहा है। पेन हम वास स्केल से पूछते हैं पेशेंट को, क्या उसकी कोई कैंसर हिस्ट्री है, लिवर डिजीज तो नहीं है, उसको कोई ड्रग हिस्ट्री क्या है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वगैरह तो नहीं ले रही है वो पेशेंट, ट्रॉमा तो नहीं हुआ उसे, कोई फ्रैक्चर वगैरह, सिर्फ क्या फीवर है, क्या उसे कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है, उसे क्या कोई हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज है, और स्वेलिंग मॉर्निंग में ज़्यादा होती है या इवनिंग में। फिर हम ऑब्जेक्टिव यानी फिजियोथेरेपिस्ट करता है उसके ऊपर, फिजियोथेरेपिस्ट एनालाइज करता है। सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करते हैं कि वो कहाँ पे है, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, क्या उसे वेरिकोज वेन है, उसका कलर डिसकलर हुआ है तो कौन सा कलर का है, उसकी स्किन कौन से शाइनी है या नहीं, क्या उसे कोई अल्सर हो रखे हैं, छाले हो रखे हैं, क्या उसे कोई बाउंड है, क्या कोई घाव है। और हम दोनों लिम्ब को कंपेयर करेंगे इंच टेप से। फिर हम पाल्पेट करके देखेंगे कि उसका टेम्परेचर हाई है, लो है। पीटिंग की उसमें हम ग्रेड देखेंगे कि वो कितना ग्रेड का है, क्या उसे फाइब्रोसिस हो रखा है, क्या उसे पेन है, टेंडरनेस है वहाँ पे, क्या उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, मतलब वो कब ज़्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, उसका फ्लक्चुएशन क्या है, मतलब क्या करने पे कैसा फ्लक्चुएशन आ रहा है। पीटिंग टेस्ट करेंगे हम ग्रेड चेक करने के लिए। लिम्ब सर्कमफेरेंस हम इंची टेप से करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक मेजर मतलब कि वो उसमें क्या फ्लूइड कितने अमाउंट में इकट्ठा हो रखा है। फंक्शनल असेसमेंट में हम देखते हैं रेंज ऑफ मोशन तो उससे डिक्रीज नहीं हुई है, इंक्रीज हुई है। मसल स्ट्रेंथ देखते हैं, MMT से गेट एनालिसिस करते हैं कि वो चल पा रहा है या नहीं। और एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ देखते हैं कि वो जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है, जैसे हेयर कोम हो गया, स्टेयर क्लाइंबिंग हो गया, वो कर पा रहा है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि उसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, तो उसके हमारा गोल क्या होता है कि हमें वहाँ की स्वेलिंग रिड्यूस करनी है, हमें सर्कुलेशन इम्प्रूव करना है, हमें रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना है, हमें क्या करना है, वहाँ की जो स्टिफनेस है उसको प्रिवेंट करना है। स्किन की अगर कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन आ रही है, जैसे बेड सोर हो गया या प्रेशर सोर्स हो गया, कॉन्ट्रैक्चर, तो उसे हमें प्रिवेंट करना है। और
जो फंक्शन है उसे इम्प्रूव करना है। अब एडिमा के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं राइस। राइस में क्या होता है, आर मतलब रेस्ट, आई मतलब आइस कंप्रेशन, सी मतलब कंप्रेशन जो हम क्रैब बैंडेज से देते हैं, एंड ई होता है एलिवेशन। तो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम एडिमा को रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले आता है एलिवेशन। एलिवेशन में क्या करते हैं हम, कि जो भी लिम्ब पे हुआ है, जो भी लिम्ब अफेक्टेड है एडिमा से, उसको हम हार्ट लेवल तक लेकर आते हैं, हार्ट लेवल तक रखते हैं, और हम इसको प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी को अवॉइड करते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक वो पेशेंट उस पोजीशन में ना रहे। फिर हम क्या करते हैं, कंप्रेशन का यूज करते हैं, जो कि हम क्रैब बैंडेज से देते हैं। क्रैब बैंडेज या फिर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, मल्टीपल लेयर कंप्रेशन देते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसमें क्या होता है कि लिम्फ एडिमा में हम मोस्टली यूज करते हैं, जहाँ पे हाथ से हम क्या करते हैं, लिम्फ ड्रेनेज जो होता है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। ये हमेशा क्या लिम्फ एडिमा के लिए ज़्यादातर यूज होता है, और हमेशा इसको कंफर्टिंग एंड रिलैक्सिंग होना चाहिए। इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं कि हमें जेंटल रिदमिक स्ट्रोक देने एक लाइन में। हम जो स्टार्ट करते हैं वो प्रॉक्सिमल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम डिस्टली जो है जाते हैं। तो पहले प्रॉक्सिमल से फ्लूइड को लेकर जाएंगे। हमें हमेशा लाइट प्रेशर देना है, जो कि 20 to 30 mm Hg होता है। फिर आता है हमारा मसाज। मसाज में हम क्या करते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज को असिस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए हम यूज करते हैं, और जो फ्लूइड है उसको हम मूवमेंट करवाते हैं। तो जो मसाज के एम्स हैं वो ये सब है। इसमें सबसे पहले आता है एफ्लूराज, फिर आता है स्ट्रोकिंग। तो उसको हमेशा हम डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ लेके जाते हैं, यानी जो दूर वाला पार्ट होता है उससे पास वाले पार्ट में, और हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड लेके जाते हैं। जो सुपरफिशियल होता है उसमें हम कोई प्रेशर नहीं देते हैं, डीप में हम प्रेशर देते हैं। फिर आता है जो एफ्लूरा जो स्ट्रोकिंग होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पूरे पाम को डाउनवर्ड से इनवर्ड लेके जाते हैं, मतलब अंदर की तरफ लेके जाते हैं, और डिस्टल से भी प्रॉक्सिमल की तरफ लेके जाते हैं। फिर हमारा आता है प्रेशर मैनिपुलेशन। प्रेशर मैनिपुलेशन में सबसे फर्स्ट टेक्निक होती है नीडिंग। जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही हमें नीड करना होता है। फिर हमारे क्या आता है, पेट्रीसाज। पेट्रीसाज में क्या होता है, सबसे पहले आता है पिकिंग, रिंगिंग एंड रोलिंग। पिकिंग में क्या होता है कि हम स्किन को पिक करते हैं, जैसे पकड़ते हैं। रिंगिंग में क्या होता है, उसको हम आगे पीछे मूव करते हैं पकड़ के। फिर रोलिंग में हम स्किन को आगे की तरफ मूव करवाते हैं। फिर हमारा आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम हमेशा क्या करते हैं, मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट, थंब या डिजिट से हम लोग क्या करते हैं, एकदम फ्रिक्शन देते हैं, यानी स्किन को रगड़ते हैं फिंगर से। फिर हमारा आता है परकशन मैनिपुलेशन। इसमें सबसे पहले आता है हैकिंग, जिसमें हम टिप ऑफ फिंगर से सेंसेशन देते हैं बॉडी में। फिर हमारा जो टिप ऑफ फिंगर होती है उसको हम बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं, और एकदम ऐसे धीरे से सेंसेशन देते हैं, ताकि वो प्लेजर फीलिंग आए, पेशेंट को रिलैक्सिंग फीलिंग आए। फिर हमारा आता है पाउंडिंग। पाउंडिंग में क्या करते हैं, एकदम हैकिंग की तरह ही होता है। इसमें बस हम हाफ ऑफ फिंगर यूज करते हैं प्रेशर देने के लिए या फिर सेंसेशन देने के लिए। फिर आता है टेंटिंग, जो कि सेम हैकिंग और पाउंडिंग की तरह होता है, लेकिन इसमें हम फुल पाम से सेंसेशन देते हैं। फिर टैपिंग आता है, जिसमें हम पाम को डाउनवर्ड से अपवर्ड लेके जाते हैं टैप करते हुए। फिर क्लैपिंग आता है, जिसमें हम कप्ड पाम रखते हैं, ऐसे फ्लेक्स्ड रखते हैं काम को, और उससे हम क्या करते हैं, क्लैपिंग टाइप करते हैं। फिर आता है बीटिंग, जिससे हम एक मुट्ठी बना के जो साइड फिस्ट होती है उससे हम बीट करते हैं। फिर हमारा आता है वाइब्रेशन एंड शेकिंग। वाइब्रेशन में हम पाम का यूज करके बॉडी को वाइब्रेट करते हैं, और शेकिंग में हम एक पूरी लिम्ब को पकड़कर जैसे हैंड शेक करते हैं उसी तरीके से हम थोड़ा विगरसली उसको शेक करना है, वो हमारा आ जाता है वाइब्रेशन एंड शेकिंग। फिर आता है हमारा मेन पार्ट, जो कि है एक्सरसाइज थेरेपी, जो कि हम वीनस लिम्फेटिक फ्लो को एनहांस करने के लिए और इडिमा रिडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। इसमें जैसे आता है स्ट्रेट लेग रेसेस, एंकल पंप, नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, साइड लाइन में एबडक्शन एडक्शन, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, ब्रिजिंग एक्सरसाइज, टो कर्लिंग, टो स्प्रेडिंग, हील रेसेस, फिंगर पंप एक्सरसाइज, रिस्ट पंप एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग हम पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे करने के लिए बोलते हैं, और उनको ये एडवाइस करते हैं कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक
एक ही पोजीशन में ना रहे या खड़े ना रहे। अगर वो ओबीस पेशेंट है तो हम उसे वेट लॉस करने का बोलते हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम राइस, तो 24 टू 72 आवर्स के बीच में हम राइस प्रोटोकॉल यूज करते हैं, यानी रेस्ट, आइस एंड कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो मैंने इसका मतलब भी आपको